गुड इवनिंग फ्रेंड। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विज़न डिफेक्ट या दृष्टि दोष। तो फ्रेंड, विज़न डिफेक्ट या दृष्टि दोष होता क्या है? जब हम किसी दूर रखी या पास रखी किसी वस्तु को क्लियरली नहीं देख पाते हैं, या ये कह सकते हैं कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब ब्लर होता है या धुंधला होता है, तो दोस्तों वस्तु को क्लियरली या साफ साफ नहीं देख पाने को ही हम कहते हैं विज़न डिफेक्ट या दृष्टि दोष। फ्रेंड, किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब का क्लियर हमारी आंखों पर नहीं बनना, इसका रीज़न ये होता है दोस्तों कि जो प्रकाश किरणें आँखों से होकर के आँखों के अंदर प्रवेश करती हैं, ये प्रकाश किरणें आँखों के अंदर रेटिना पर नहीं मिल पाती हैं। तो दोस्तों रेटिना पर नहीं मिल पाने के कारण हमें प्रतिबिंब स्पष्ट प्राप्त नहीं होता। हम दोस्तों पढ़ चुके हैं कि किसी भी वस्तु का क्लियर इमेज हमें तभी मिलता है जब आँखों के अंदर प्रवेश करने वाली किरणें रेटिना पर जा कर के मिलती हैं और रेटिना पर प्रतिबिंब का निर्माण करती हैं। दोस्तों यदि ये प्रकाश किरणें रेटिना के पहले ही मिल जाए या रेटिना के बाद मिले तो बनने वाला प्रतिबिंब क्लियर नहीं होता, ये धुंधला होता है। तो फ्रेंड, दोनों ही कंडीशन में या तो प्रतिबिंब रेटिना के पहले बने या रेटिना के बाद बने, हमें प्रतिबिंब प्राप्त होगा वो दोष युक्त होगा, वो हमें क्लियर दिखाई नहीं देगा। तो आवश्यक कंडीशन दोस्तों ये है कि प्रकाश किरणें रेटिना पर ही आकर के केंद्रित होनी चाहिए या मिलनी चाहिए, तभी बनने वाला प्रतिबिंब स्पष्ट होगा दोस्तों। तो फ्रेंड, कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब धुंधला बनता है या रेटिना पर नहीं बनता, तो इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं? तो दोस्तों कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार से हैं, जैसे कि दोस्तों पहला रीज़न है कि हमारी आँखों का जो लेंस होता है। फ्रेंड, हम मानव नेत्र के चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि आँखों के अंदर एक लेंस होता है। तो फ्रेंड, इस नेत्र की कन्वर्जिंग पावर का अधिक हो जाना या इस नेत्र लेंस की कन्वर्जिंग पावर का कम हो जाना, दोनों ही कंडीशन में दोस्तों बनने वाला प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन पाता और हमें यहाँ पर दोष युक्त प्रतिबिंब प्राप्त होता है। फ्रेंड, होता क्या है, जो कन्वर्जिंग पावर है ये डिपेंड करता है लेंस के कर्वेचर पर। दोस्तों यदि लेंस का कर्व अधिक होगा, मतलब लेंस में कर्वेचर अधिक होगा, तो प्रकाश किरणें अधिक झुकेंगी, तो प्रकाश किरणें अधिक केंद्रित होंगी, तो प्रकाश किरणें दोस्तों रेटिना के पहले ही क्या हो जाएंगी, किसी बिंदु पर कन्वर्ज होकर के मिल जाएंगी। तो दोस्तों इस कंडीशन में प्रतिबिंब स्पष्ट प्राप्त नहीं होगा। सेम इसी का उल्टा है दोस्तों कि मान लीजिए यदि कर्वेचर कम है लेंस का, लेंस ज़्यादा मुड़ा हुआ नहीं है, कर्वेचर कम है लेंस में, तो दोस्तों क्या होगा, जो प्रकाश किरणें हैं वो थोड़ा दूर बिंदु पर जा कर के मिलेंगी। तो दोस्तों ऐसी प्रकाश किरणें रेटिना के बाहर जा कर के मिलती हैं और बनने वाला प्रतिबिंब स्पष्ट प्राप्त नहीं हो पाता। तो फ्रेंड, ये जो कन्वर्जिंग पावर है लेंस का, यानी कि प्रकाश किरणों को केंद्रित करने की जो क्षमता है, ये डिपेंड करता है कि लेंस का कर्वेचर कैसा है। लेंस का कर्वेचर अधिक होने से अधिक कन्वर्जिंग पावर होगा लेंस का, और लेंस का कर्वेचर कम होने से ये कम कन्वर्जिंग पावर होगा लेंस का। तो फ्रेंड, दोनों ही कंडीशन में हमको रेटिना पर प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होगा। फ्रेंड, ये जो कन्वर्जिंग पावर है इसके लिए आप लेंस का चैप्टर रेफर कर सकते हैं समझने के लिए और डिटेल से। फ्रेंड, सेकेंड जो रीज़न है वो है नेत्र गोलक का लंबा होना या बड़ा होना कह सकते हैं, या नेत्र गोलक का छोटा होना, शॉर्ट और बिग आई बॉल। दोस्तों हम जानते हैं कि जो हमारा नेत्र होता है यह एक गोले के शेप में होता है, एक गोल बॉल के रूप में होता है, गेंद के रूप में होता है, पूरा नेत्र गोलाई लिए होता है फ्रेंड। तो यदि मान लीजिए कि यह नेत्र का व्यास अधिक है या नेत्र बड़ा है मान लीजिए, तो फ्रेंड जो प्रकाश किरणें हमारी आँखों में कॉर्निया से पढ़ करके आगे बढ़ती हैं और रेटिना पर पड़ती हैं, तो दोस्तों इन प्रकाश किरणों को अधिक डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है, जिसके कारण ये प्रकाश किरणें रेटिना पर पहुंचने के पहले ही ये मिल जाती हैं या केंद्रित हो जाती हैं और प्रतिबिंब मिल जाता है, जो कि दोष युक्त होता है या धुंधला होता है, क्योंकि ये प्रकाश किरणें रेटिना पर जाकर के नहीं मिल पाती फ्रेंड। दोस्तों इसी प्रकार से यदि नेत्र गोलक का साइज छोटा है, तब जो चलने वाली प्रकाश किरणें हैं ये रेटिना के बाहर मिलती हैं। अभी भी इस कंडीशन में भी ये प्रकाश किरणें रेटिना पर नहीं मिल पाती। तो दोस्तों नेत्र छोटा होने पर प्रकाश किरणें बाहर कटती हैं, नेत्र बड़ा होने पर प्रकाश किरणें पहले कटती हैं। तो दोनों ही कंडीशन में प्रकाश किरणें रेटिना पर जा कर के नहीं मिल पाती हैं, तो हमें दोष युक्त या धुंधला प्रतिबिंब
आँखों पर प्राप्त होता है। तो फ्रेंड ये दो मेन रीज़न हैं। तीसरा रीज़न है फ्रेंड वीक सिलियरी बॉडी ड्यू टू एज। फ्रेंड मानव नेत्र के चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं, ये जो आँखों के अंदर जो नेत्र लेंस होता है इसको संरचना प्रदान कौन करता है? सिलियरी बॉडी। यानी कि सिलियरी बॉडी ही नेत्र लेंस को आँखों में पकड़ के रखता है दोस्तों। यानी कि नेत्र लेंस को समंजित कौन करता है? सिलियरी बॉडी। दोस्तों सिलियरी बॉडी एक मसल्स होते हैं आँखों के अंदर में, जो कि नेत्र को आँखों के अंदर स्थापित करके रखते हैं। तो फ्रेंड अगर जो मसल्स हैं ये वीक हो जाएं, कमज़ोर हो जाएं, तो नेत्र लेंस की समंजन क्षमता ख़त्म हो जाती है। फ्रेंड दोस्तों जो सिलियरी बॉडी है ये क्या कार्य करता है? ये प्रकाश किरणों के अनुसार नेत्र के कर्वेचर को बड़ा करता है या नेत्र के कर्वेचर को छोटा करता है। यानी कि नेत्र के कर्वेचर को चेंज करने का कार्य कौन करता है? सिलियरी बॉडी। जब प्रकाश किरणों को अधिक दूर फोकस करना हो तो फ्रेंड सिलियरी मसल्स जो हैं वो क्या हो जाती हैं? वो ढीली हो जाती हैं और नेत्र लेंस क्या है? वो पतला हो जाता है। यानी कि नेत्र लेंस का कर्वेचर जो है कम हो जाता है। फ्रेंड तो प्रकाश किरणें दूर फोकस होती हैं, मतलब कि दूर जाकर कन्वर्ज होती हैं। और इसी प्रकार जब प्रकाश किरणों को अधिक केंद्रित करना हो प्रकाश के अकॉर्डिंग, तो ये सिलियरी बॉडी क्या करती हैं? ये तनती हैं और ये नेत्र लेंस के कर्वेचर को बढ़ा देती हैं दोस्तों। तो सिलियरी मसल्स जो होती है ये नेत्र लेंस की कन्वर्जिंग पावर को बढ़ाने या घटाने का कार्य करती हैं। ठीक है दोस्तों। तो सिलियरी मसल जो दोस्तों क्या होती है, जैसे जैसे मनुष्य की आयु बढ़ती जाती है, एज बढ़ता जाता है, तो ये सिलियरी मसल्स जो होते हैं ये वीक हो जाते हैं। फ्रेंड जिस तरह शरीर के अन्य बॉडी पार्ट्स वीक हो जाते हैं, उसी प्रकार सिलियरी मसल भी क्या होता है दोस्तों, आयु बढ़ने के साथ साथ वीक हो जाते हैं। तो वीक हो जाने के कारण दोस्तों ये अपना कार्य सही से नहीं कर पाते। इस कारण नेत्र की समंजन क्षमता आयु बढ़ने के साथ साथ कम हो जाती है। फ्रेंड तो दोस्तों ये मुख्यतः 3 रीज़न हैं। नेत्र की कन्वर्जिंग पावर का अधिक या कम हो जाना, नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना या छोटा हो जाना, या सिलियरी मसल्स जो होते हैं ये इसका वीक हो जाना। तो फ्रेंड ये 3 मुख्य रीज़न हो गए। अब 1 बाय 1 हम देखेंगे दोस्तों कि कितने प्रकार के दोष होते हैं और उनका करेक्शन किस प्रकार से किया जाता है। ठीक दोस्तों। तो अगला हम देखते हैं कितने टाइप्स ऑफ डिफेक्ट या दृष्टि दोष के प्रकार। तो दोस्तों मुख्यतः 3 प्रकार के दृष्टि दोष होते हैं। पहला होता है दोस्तों निकट दृष्टि दोष, जिसे हम कहते हैं मायोपिया। फ्रेंड निकट दृष्टि दोष में नाम देखने से ऐसा लग रहा है जैसे कि हमको निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती, बट दृष्टि दोष दोस्तों नाम का जस्ट अपोजिट है। निकट दृष्टि दोष का मतलब दोस्तों ये होता है कि हमको पास की वस्तुएं तो क्लियर दिखाई देंगी, पर दूर की वस्तुएं हमें क्लियर दिखाई नहीं देंगी, दूर की वस्तुएं हमें धुंधली दिखाई देंगी दोस्तों। तो इस दोष को हम कहते हैं निकट दृष्टि दोष। इसी प्रकार दोस्तों दीर्घ दृष्टि दोष में क्या होगा, हमें दूर की वस्तुएं तो दिखाई देंगी परंतु पास की वस्तुएं हमें दिखाई क्लियरली नहीं देंगी, या पास की वस्तुएं हमें धुंधली दिखाई देंगी। तो इसे हम कहते हैं दीर्घ दृष्टि दोष। फ्रेंड निकट दृष्टि दोष को हम मायोपिया कहते हैं और दीर्घ दृष्टि दोष को हम हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। इनके अलावा दोस्तों एक अन्य दोष होता है, ये होता है जरा दृष्टि दोष या प्रेस बायोपिया। फ्रेंड ये क्या होता है, मैंने पहले ही डिस्कस किया था इसे, कि मनुष्य की आयु बढ़ने के साथ साथ सिलियरी मसल जो है वो वीक हो जाती है, तो आँखों का जो लेंस होता है ये अपनी समंजन क्षमता को खो देता है दोस्तों। यानी प्रकाश के अकॉर्डिंग लेंस का साइज बढ़ या घट नहीं पाता। तो दोस्तों जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो धुंधला होता है। तो इसे हम कहते हैं दोस्तों जरा दूर दृष्टिता या प्रेस बायोपिया। तो दोस्तों मुख्यतः 3 प्रकार के दोष हैं। इनके अलावा इन रीज़न से हट करके, जो रीज़न मैंने आपको बताया दृष्टि दोष के, इनसे हट करके और भी नेत्र के दोष होते हैं, जैसे कि मोतियाबिंद, और होता है दोस्तों कलर ब्लाइंडनेस, जिसमें हमको जो अलग अलग कलर के जो वर्ण होते हैं ये हमें देखने में दुविधा होती है, उसे हम कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। और एक होता है मोतियाबिंद, जहाँ पर कॉर्निया के ऊपर सफ़ेद चिपचिपा परत की जाली बिछ जाती है, तो हमें वस्तु को क्लियर देखने में बहुत परेशानी होती है, तो इसे हम कहते हैं मोतियाबिंद। तो फ्रेंड बेसिकली इस चैप्टर में हम इन 3 दोषों को ही कवर करेंगे, क्योंकि ये मानव नेत्र के लेंस से संबंधित दोष हैं।
तो उसमें है निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेस बायोपिया। तो फ्रेंड अगला हम देखते हैं निकट दृष्टि दोष। तो फ्रेंड जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट दृष्टि दोष आँखों का वह दोष है जिसमें दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता, परंतु पास की वस्तुओं को हम स्पष्ट रूप से देख पाते हैं, तो इसे हम कहते हैं निकट दृष्टि दोष। तो फ्रेंड निकट दृष्टि दोष होने का रीज़न क्या क्या हो सकता है, तो फ्रेंड इसके दो मेन रीज़न हैं दोस्त। पहला रीज़न ये है कि जो आँखों का जो कन्वर्जिंग पावर है, नेत्र लेंस का जो कन्वर्जिंग पावर है दोस्तों, ये कन्वर्जिंग पावर जब अधिक हो जाता है तो दोस्तों हमें दूर की वस्तुएं क्लियर दिखाई नहीं देती हैं। और दूसरा है दोस्तों नेत्र गोलक का लंबा हो जाना या नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना। तो दोस्तों मुख्यतः ये दो रीज़न हैं जिसके कारण हमें दूर की वस्तुएं क्लियर दिखाई नहीं दे पाती हैं। तो फ्रेंड होता क्या है, देखिए जब नेत्र की कन्वर्जिंग पावर हाई हो जाती है तब फ्रेंड कहीं दूर से चल करके आने वाली जो प्रकाश किरणें हैं, ये प्रकाश किरणें दोस्तों ये रेटिना तक नहीं पहुंच पाती हैं, और रेटिना तक बिना पहुंचे ही दोस्तों ये रेटिना के पहले ही किसी पॉइंट पर कन्वर्ट हो जाती हैं। दोस्तों देखिए जैसे कि इस डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, ये जो प्रकाश किरणें हैं ये दोस्तों रेटिना पास पहुँच ही नहीं पाती है, वहाँ तक पहुँचने के पहले ही ये किसी पॉइंट पर देखिए इस प्रकार से लेंस पर आपतित हुई और जा कर के ये किसी पॉइंट पर इस प्रकार से मिल गई दोस्तों। तो ये प्रकाश किरणें रेटिना मान लीजिए कि नेत्र के गोलाई में कहीं पर होगा दोस्तों, किसी एक पॉइंट पर होगा, तो वहाँ तक ये पहुँच ही नहीं पाती, उससे पहले ही जाकर के मिल जाती हैं दोस्तों। तो रेटिना पर प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होता, और हम जानते हैं कि कोई भी प्रतिबिंब जब रेटिना पर प्राप्त नहीं होगा तो बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा, दोषयुक्त होगा या धुंधला होगा बोल सकते हैं, यह हमें क्लियरली दिखाई नहीं देगा। तो ये तो हो गया दोस्तों पहला रीज़न। सेकेंड रीज़न है दोस्तों नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। देखिए फ्रेंड यहाँ भी सेम कंडीशन अप्लाई होता है, जब नेत्र गोलक की जो साइज़ है वो बढ़ जाएगी दोस्तों, तो क्या होगा, देखिए जब साइज बढ़ जाएगी नेत्र गोलक की तो दोस्तों जो प्रकाश किरणें हैं, सेम केस यहाँ भी होगा दोस्तों, ये जो नेत्र गोलक की साइज है ये बढ़ जाए दोस्तों, तो जो प्रकाश किरणें हैं तो ये नेत्र गोलक का बड़ा होने के कारण ये रेटिना तक पहुँच ही नहीं पाएंगी, उससे पहले ही क्या हो जाएंगी, ये कन्वर्ट हो जाएंगी दोस्तों। तब भी बनने वाला प्रतिबिंब हमको रेटिना पर प्राप्त नहीं होगा, रेटिना के पहले ही प्रतिबिंब का निर्माण होगा दोस्तों। तो इस केस में भी क्या होंगी, प्रकाश किरणें रेटिना तक नहीं पहुंच पा रही हैं, अतः बनने वाला प्रतिबिंब दोस्तों कैसा होगा, ये दोषयुक्त होगा। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम निकट दृष्टि दोष को थोड़ा और डिटेल से समझते हैं। ये तो हो गया कि दोष है क्या और वो किस कारण से होता है। तो दोस्तों किस कारण से होता है, हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस या नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। तो दोस्तों कन्वर्जिंग पावर जब अधिक होगा तो फोकस दूरी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि नेत्र लेंस का कर्वेचर बढ़ जाता है। कर्वेचर बढ़ने से दोस्तों प्रकाश का झुकाव अधिक होता है। प्रकाश का झुकाव अधिक होने के कारण ये प्रकाश किरणें पहले ही कट जाती है, मतलब कि फोकस दूरी नेत्र लेंस का कम हो जाता है। तो दोस्तों दो मुख्य रीजन हैं, अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अधिक हो जाना, इसी को हम कहते हैं कन्वर्जिंग पावर का बढ़ जाना। ठीक है दोस्तों, वक्रता अधिक होगी मतलब प्रकाश किरणें अधिक झुकेंगी, मतलब नेत्र लेंस का कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाता है। और सेकंड रीजन दोस्तों नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए थोड़ा सा हम डिटेल से और पढ़ते हैं निकट दृष्टि दोष को, क्योंकि देखिए दोस्तों नेत्र लेंस में जब हम पढ़ेंगे निकट दृष्टि दोष में कि इस दोष को दूर कैसा किया जाता है, तो आगे जाकर हम पढ़ेंगे कि इस दोष को दूर करने के लिए हम अवतल लेंस का उपयोग करते हैं चश्मे के रूप में दोस्तों। तो फ्रेंड चश्मे के रूप में हम अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, तो क्या कोई भी अवतल लेंस हम चश्मे पर यूज़ कर सकते हैं? किसी भी व्यक्ति को कोई भी अवतल लेंस वाला चश्मा पहनाने पर क्या जो व्यक्ति है वो दूर की वस्तु को देख सकता है? तो दोस्तों ऐसा नहीं है। हर एक व्यक्ति को जिसको मायोपिया होता है उस व्यक्ति को अवतल लेंस तो हम लगाएंगे चश्मे पर, बट सबके अवतल लेंस का जो पावर है वो दोस्तों अलग अलग होता है, ये हम सभी जानते हैं। तो आगे देखते हैं दोस्तों थोड़ा और डिटेल से निकट दृष्टि दोष को। देखिए फ्रेंड, कोई भी एक सामान्य जो व्यक्ति होता है उसकी दूर तक देखने की जो क्षमता जो होती है वो इनफाइनाइट होती है। कहने का मतलब फ्रेंड, कोई नॉर्मल व्यक्ति इनफाइनाइट तक, अनंत तक सूर्य को, चंद्रमा को, तारे हो या आसमान हो, किसी भी वस्तु को हम देख पाते हैं।
परंतु दोस्तों जो व्यक्ति मायोपिया से ग्रसित होता है उसके लिए ये जो दूरस्थ बिंदु है, जिसे हम सामान्य व्यक्ति के लिए इनफाइनाइट कह रहे हैं दोस्तों, ये दूरस्थ बिंदु अब इसके लिए ये इनफाइनाइट नहीं रह जाएगा, बल्कि किसी पॉइंट F पर ये दोस्तों फिक्स हो जाएगा। कहने का मतलब वह व्यक्ति जो मायोपिया रोग से ग्रसित है वो कुछ दूरी F तक ही देख पाएगा दोस्तों। उससे अधिक दूरी होने पर, मान लीजिए दूरी उससे अधिक हो गई, तो प्रकाश किरणों को ये नहीं देख पाएगा। ये प्रकाश किरणें दोस्तों क्या होंगी, रेटिना पर पहुंचने के पहले ही क्या हो जाएंगी, एक जगह पर मिल जाएंगी, कन्वर्ट हो जाएंगी, तो बनने वाला प्रतिबिंब इसके लिए स्पष्ट नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर हम ये कहना चाह रहे हैं दोस्तों कि जो व्यक्ति मायोपिया से ग्रसित होगा उसके लिए जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा वो अब अनंत नहीं होगा, वो किसी पॉइंट F पर क्या हो जाएगा, उसके लिए फिक्स हो जाएगा। मान के चलिए कि यदि कोई व्यक्ति के लिए जहाँ तक वो मैक्सिमम डिस्टेंस देख सकता है 100 सेंटीमीटर है मान लेते हैं, तो ये F का मान दोस्तों कितना होगा उसके लिए, F सेंटीमीटर। यानी कि इस F पर, यानी कि 100 सेंटीमीटर पर यदि हम किसी वस्तु को रख दें तो ये वस्तु उस व्यक्ति को जिसको मायोपिया है उसे क्लियर दिखाई देगी, क्योंकि ये मैक्सिमम F तक ही देख सकता है। अर्थात F से चलने वाली प्रकाश किरणें उस व्यक्ति के रेटिना तक पहुंच जाएंगी और जाकर के कहाँ मिलेंगी, रेटिना पर ही मिलेंगी। तो इस व्यक्ति के लिए बनने वाला प्रतिबिंब क्या होगा, स्पष्ट होगा दोस्तों। परंतु यदि प्रकाश किरणें इनफाइनाइट से आए, बहुत अधिक दूर से आए, तो ये उसे दिखाई नहीं देंगी। ठीक है फ्रेंड, तो दोस्तों निकट दृष्टि दोष में ऐसा नहीं होता कि व्यक्ति बिल्कुल भी दूर की वस्तु को नहीं देख पाता। वो दोस्तों दूर की वस्तु को देख तो पाता है, परंतु वो बहुत अधिक दूर की वस्तुओं को देख नहीं पाता। और मायोपिया जो है हर एक मनुष्य के लिए अलग अलग होता है। कोई व्यक्ति 100 सेंटीमीटर तक के डिस्टेंस को देख सकता है, कोई व्यक्ति 200 सेंटीमीटर के डिस्टेंस को देख सकता है, कोई उससे और अधिक भी देख सकता है दोस्तों। तो हर एक का मायोपिया का जो रेंज होता है वो दोस्तों अलग अलग होता है और उसी के अकॉर्डिंग उसको चश्मे में अवतल लेंस दिया जाता है दोस्तों। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमने पढ़ लिया कि हर एक के लिए दूरस्थ बिंदु जो कि मायोपिया रोग से ग्रसित है वो हर एक व्यक्ति के लिए दूरस्थ बिंदु का मान अलग अलग होगा। ठीक है फ्रेंड, आगे हम देखते हैं कि निकट दृष्टि दोष में हम और क्या क्या देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ थोड़ा ध्यान देंगे। देखिए इस डायग्राम में देखेंगे तो लेफ्ट में सबसे जो ऊपर का प्रतिबिंब है जो है वो आँखों का, यहाँ पर प्रकाश किरणों को दिखाया गया आँखों पर आते हुए। दोस्तों ये प्रतिबिंब है सामान्य व्यक्ति के लिए। यदि कोई व्यक्ति नॉर्मल व्यक्ति है जिसे ये जो दोष है निकट दृष्टि दोष ये नहीं है, तो फ्रेंड ऐसे व्यक्ति को जो है क्या होगा दोस्तों, एक सेकेंड का वेट करना पड़ेगा आपको। तो फ्रेंड ऐसे व्यक्ति के लिए क्या होगा, जो प्रकाश किरणें इनफाइनाइट से चल करके आएंगी, ये प्रकाश किरणें इजीली, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, इजीली क्या हो रहा है, प्रकाश किरणें जाकर के रेटिना पर मिल जा रही हैं। तो दोस्तों ऐसे व्यक्ति को कितनी भी दूर पर रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब क्लियर दिखाई देगा। परंतु दोस्तों नीचे के डायग्राम में देखेंगे, इस सेकंड नंबर का डायग्राम में यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है। जो प्रकाश, यदि कोई व्यक्ति मायोपिया से ग्रसित है, मान लीजिए ये ऐसी आँखें हैं जो जहाँ पर ये मायोपिया से ग्रसित हैं, तो दोस्तों अनंत से चल के आने वाली जो प्रकाश किरणें हैं ये रेटिना तक नहीं पहुँच पाएंगी, ये पहले ही जाकर के किसी बिंदु पर मिल जा रही हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो कि मायोपिया रोग से ग्रसित है तो उसके रेटिना तक प्रकाश किरणें नहीं पहुंच पा रही हैं, पहले ही कन्वर्ट हो जा रही हैं दोस्तों। तो उस व्यक्ति को वस्तु का प्रतिबिंब जो कि बहुत दूर पर रखा है, इन्फाइनाइट पर रखा है, वो दिखाई नहीं देगा। तो फ्रेंड ऐसे व्यक्तियों के लिए जो कि मायोपिया रोग से होते हैं ग्रसित, इनके लिए दूरस्थ बिंदु क्या होता है, फिक्स होता है और ये किसी पॉइंट F पर फिक्स होता है दोस्तों। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पर फ्रेंड मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जो व्यक्ति मायोपिया रोग से ग्रसित होगा उस व्यक्ति के लिए जो दूरस्थ बिंदु है वो फिक्स होगा दोस्तों। तो ये जो सेकंड डायग्राम हम देख रहे हैं ये वाला, इसमें दोस्तों ये जो दिखाया गया है आँख, ये मायोपिया से ग्रसित व्यक्ति के लिए है। तो फ्रेंड ये इनफाइनाइट तक नहीं देख पाएगा। ठीक है दोस्तों, जिस प्रकार से जो पहला व्यक्ति देख पा रहा है इनफाइनाइट तक, तो ये जो व्यक्ति है जहाँ पर F लिखा हुआ है ये इनफाइनाइट तक नहीं देख सकता। उसके लिए दूरस्थ बिंदु का मान फिक्स होगा। मान लीजिए उसके लिए इस बिंदु का मान 100 सेंटीमीटर है दोस्तों, मान लेते हैं हम, तो वो 100 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तुओं को ही
क्लियर देख पाता है। अर्थात ये एफ कौन सा बिंदु है दोस्तों, ये एफ वह बिंदु है जहाँ पर कोई वस्तु की दूरी कितनी होगी आंखों से 100 सेंटीमीटर के बराबर होगी, तभी यह व्यक्ति उन प्रकाश किरणों को देख पाएगा। तो फ्रेंड, हर व्यक्ति के लिए जिनको मायोपिया रोग होता है उनके लिए ये दूरस्थ बिंदु का मान अलग अलग होता है। किसी के लिए 100 होगा दोस्तों, किसी के लिए 200 होगा और किसी के लिए 300 होगा। इसका मतलब दोस्तों हम ये कहना चाह रहे हैं कि जिस व्यक्ति के लिए दूरस्थ बिंदु जितने दूर पर स्थित है तो दोस्तों वो वहीं तक देख पाएगा, उससे अधिक दूरी को वो क्लियरली नहीं देख सकता फ्रेंड। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर क्या है, जो अगला डायग्राम दिखाया गया है दोस्तों, जब हम आँखों का करेक्शन करते हैं, जिनको मायोपिया रोग से जो व्यक्ति होते हैं ग्रसित, जब उनके हम आँखों का करेक्शन करते हैं तो फ्रेंड क्या करते हैं, चूँकि प्रकाश किरणें अभी रेटिना तक नहीं पहुंच पा रही हैं, ये प्रकाश किरणें जा कर के पहले ही किसी पॉइंट पर मिल जा रही हैं दोस्तों, तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हमको इन प्रकाश किरणों को आँखों के नेत्र लेंस पर पड़ने से पहले ही थोड़ा फैलाना पड़ेगा दोस्तों। तो हम जानते हैं 2 लेंस हम पढ़े हुए हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो दोस्तों उत्तल लेंस किरणों को झुकाता है जबकि अवतल लेंस किरणों को फैलाता है। तो दोस्तों देखिए तीसरे नंबर का डायग्राम में आप ध्यान देंगे तो देखिए दोस्तों, जो 3rd नंबर का डायग्राम है सबसे नीचे में, यहाँ पर हमने अवतल लेंस का उपयोग किया हुआ है दोस्तों। तो फ्रेंड ये अवतल लेंस क्या कर रहा है, जो किरणें आँखों पर पड़ने वाली हैं ये इन किरणों को दोस्तों क्या कर रहा है, पहले से ही थोड़ा सा डाइवर्ज कर दे रहा है दोस्तों, फैला दे रहा है। तो चूँकि प्रकाश किरणें फैल करके लेंस पर पड़ रही हैं दोस्तों, तो जो प्रकाश किरणें पहले कट जा रही थी रेटिना से, तो वो प्रकाश किरणें पहले ना कट करके दोस्तों क्या हो रही है, ये रेटिना तक पहुंच जा रही हैं दोस्तों। तो बनने वाला प्रतिबिंब कहाँ पर मिल रहा है हमको, ये रेटिना पर ही प्राप्त हो रहा है फ्रेंड। तो फ्रेंड अब इसके लिए जो हम अवतल लेंस यूज़ कर रहे हैं, ये कौन सा अवतल लेंस हम यूज़ करेंगे फ्रेंड, ऐसा तो नहीं है कि कोई भी अवतल लेंस हम चश्मे पे यूज़ कर लेंगे और व्यक्ति को हम दे देंगे। तो फ्रेंड ऐसा नहीं होता है, उसके लिए अवतल लेंस हर एक व्यक्ति जो मायोपिया रोग से ग्रसित है, हर एक के लिए जो चश्मे पर अवतल लेंस लगा होगा उसका पावर अलग अलग होगा। तो फ्रेंड ये पावर हम कैसे करेंगे डिसाइड कि ये अवतल लेंस का पावर क्या होगा। तो दोस्तों मान लीजिए कि व्यक्ति 100 सेंटीमीटर के डिस्टेंस को ही देख सकता है। ठीक है फ्रेंड, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कि जो एफ है, एफ क्या है, दूरस्थ बिंदु, यानी कि वह अधिकतम दूरी जहाँ तक मायोपिया रोग से ग्रसित व्यक्ति किसी वस्तु को देख सकता है। तो मान लीजिए इस एफ का मान कितना है, 100 सेंटीमीटर, यानी कि आंखों से 100 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु को ये क्लियर बिना चश्मे के देख सकता है। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर दोस्तों हम ऐसा अवतल लेंस यूज़ करेंगे उसको दोष को दूर करने के लिए कि किसी भी अधिकतम दूरी से आने वाली प्रकाश किरणों को जब ये अवतल लेंस से होकर के आँखों के नेत्र पर पड़ेंगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, रेटिना पर बनेगा। तो दोस्तों इस केस में क्या होगा, ये जो अवतल लेंस है फ्रेंड, जो हम व्यक्ति के दोष को दूर करने के लिए यूज़ कर रहे हैं दोस्तों, ये अवतल लेंस उस व्यक्ति को ऐसा फील कराएगा कि प्रकाश किरणें कहाँ से चल के आ रही हैं, प्रकाश किरणें ऐप से ही चल करके आ रही हैं। क्योंकि हम जानते हैं दोस्तों इस व्यक्ति के लिए जो कि मायोपिया रोग से ग्रसित है उसके लिए दूरस्थ बिंदु फिक्स है और हमने मान लिया है कि उसके लिए फिक्स बिंदु कहाँ पर है, 100 सेंटीमीटर पर। तो दोस्तों इस व्यक्ति के लिए हमको वो अवतल लेंस यूज़ करना पड़ेगा जो इस व्यक्ति को जो मायोपिया रोग से ग्रसित है उसको ये ऐसा फील कराए कि ये जो प्रकाश किरणें जो चल करके आ रही हैं, वास्तव में प्रकाश किरणें तो बहुत दूर से चल के आ रही हैं, दूर तक देख पाए ये व्यक्ति, इसलिए तो हम यहाँ पर अवतल लेंस यूज़ कर रहे हैं ताकि ये इनफाइनाइट दूर तक देख पाए। तो फ्रेंड ये अवतल लेंस जो है इस व्यक्ति को ऐसा फील कराएगा कि ये प्रकाश किरणें कहाँ से चल के आ रही हैं फ्रेंड, कि ये प्रकाश किरणें कहाँ चल के आ रही हैं, ये एफ से चल के आ रही हैं, यानी कि फोकस से चल करके आ रही हैं। तो फ्रेंड ये अवतल लेंस इस व्यक्ति को ऐसा फील कराएगा कि ये प्रकाश किरणें कहाँ से चल के आ रही हैं, एफ से। ठीक दोस्तों, उसी प्रकार जिसके लिए दूरस्थ बिंदु मान लीजिए 200 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर अवतल लेंस का पावर ऐसा यूज़ करना पड़ेगा कि ये अवतल लेंस उसको ऐसा फील कराएगा कि प्रकाश किरणें कहाँ से चल के आ रही हैं, 200 सेंटीमीटर की दूरी से ही चल करके आ रही हैं। ठीक है फ्रेंड, आशा है आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो फ्रेंड ये अवतल लेंस का पावर कैसे करते हैं डिसाइड, हम ये पता करते हैं कि ये व्यक्ति कितनी दूर तक मैक्सिमम देख सकता है, और हम ऐसा ही अवतल लेंस हम यूज़ करेंगे जो उस व्यक्ति को ये फील कराए कि प्रकाश किरणें उस बिंदु से ही चल करके आ रही हैं। देखिए दोस्तों ये जो प्रकाश किरणें फैल गई हैं और फैल के लेंस पर पड़ रही हैं, तो इनको हम पीछे बढ़ाएंगे दोस्तों, इनको हम पीछे बढ़ाएंगे तो किसी पॉइंट पर मिलेंगी ये,
तो जहाँ पॉइंट पर मिलेंगी ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट एफ ही कहलाएगा। दोस्तों जब प्रकाश किरणें को ये क्या करता है, लेंस फैला के देता है ये, तो इनको पीछे की ओर बढ़ाने पर ये जा करके एफ पर ही मिलती हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये अवतल लेंस व्यक्ति को ऐसा फील कराएगा कि प्रकाश किरणें एफ से चल करके आ रही हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये तो हो गया निकट दृष्टि दोष का करेक्शन और उसका दोष। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट हम देखेंगे फ्रेंड दीर्घ दृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिया या लॉन्ग साइटेडनेस। तो फ्रेंड दीर्घ दृष्टि दोष में हम पढ़ चुके हैं क्या होता है, इसमें हमको दूर की वस्तु तो दिखाई देती है, परंतु फ्रेंड हमें क्या होता है, पास की वस्तु क्लियर दिखाई नहीं देती, तो इसे हम कहते हैं दीर्घ दृष्टि दोष। ठीक है फ्रेंड, इसमें हमको क्या होगा, दूर की वस्तु तो क्लियरली दिखाई देगी, परंतु पास की वस्तु हमें क्लियर दिखाई नहीं देती है, तो इसे हम कहते हैं दोस्तों दीर्घ दृष्टि दोष। तो दोस्तों इसका रीज़न क्या हो सकता है, तो देखिए दोस्तों इसका रीज़न क्या हो सकता है, पहले तो आप समझिए दोस्तों। इस केस में देखिए निकट दृष्टि दोष में दोस्तों क्या हो रहा था, प्रकाश किरणें रेटिना के पहले ही जा करके मिल जा रही थी और प्रतिबिंब रेटिना के पहले ही बन जा रहा था, तो दोस्तों इसे हम कह रहे थे निकट दृष्टि दोष। जबकि दीर्घ दृष्टि दोष में दोस्तों क्या होता है, वस्तु पास रखी होती है, हम पास की वस्तु को नहीं देख पाते हैं। तो दोस्तों इस केस में क्या होता है, जो प्रकाश किरणें नेत्र पर पड़ती हैं ये अब रेटिना के बाहर जा कर के मिलती हैं, रेटिना पर नहीं मिल पाती हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो बनने वाला प्रतिबिंब क्लियर नहीं होता है, तो इसे हम कहते हैं दीर्घ दृष्टि दोष। तो दोस्तों दीर्घ दृष्टि दोष में क्यों किरणें रेटिना के बाहर जा कर के मिलती हैं, इसको हम देखते हैं। तो फ्रेंड इसके दो मुख्य रीज़न हैं। पहला है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाना। फ्रेंड पहला है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का कम हो जाना, और दूसरा है नेत्र गोलक का छोटा हो जाना दोस्तों। तो फ्रेंड क्या होता है, जब अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है या नेत्र लेंस की जो क्षमता है, कन्वर्जिंग पावर है, वो कम हो जाती है, तो फ्रेंड कन्वर्जिंग पावर कम है मतलब प्रकाश किरणों को वो कम मोड़ पा रहा है, कम केंद्रित कर पा रहा है। इसका मतलब प्रकाश किरणें जहाँ कटनी चाहिए वहाँ नहीं कटेंगी, बल्कि कम केंद्रित होने के कारण ये दूर जा करके मिलेंगी। दूर जा करके मिलने के कारण दोस्तों प्रतिबिंब जो है, प्रकाश किरणें जो है वो रेटिना पर नहीं मिल पाती हैं, वो रेटिना के बाहर कहीं बिंदु पर जा कर के मिलती हैं। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे दोस्तों, ये कोई वस्तु यहाँ पर रखी हुई थी और चलने वाली प्रकाश किरणें इस प्रकार चलती हैं। तो फ्रेंड इन प्रकाश किरणों को कहाँ मिलना चाहिए, रेटिना पर तो मिल जाना चाहिए, परंतु ये प्रकाश किरणें रेटिना पर नहीं मिल पाती हैं और ये रेटिना के बाहर जा कर के दोस्तों किसी बिंदु पर मिलती हैं, तो यहाँ पर बनने वाला प्रतिबिंब क्लियर नहीं होगा। फ्रेंड उसी प्रकार जो अगला है नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। दोस्तों नेत्र गोलक छोटा होने के कारण भी सेम यही घटना होती है। नेत्र गोलक जब छोटा होता है दोस्तों तो क्या होता है, ये जो नेत्र गोलक है अगर ये छोटा हो तो जो प्रकाश किरणें जो चल के आती हैं दोस्तों, वस्तु से जो प्रकाश किरणें जो चल के आती हैं, ये प्रकाश किरणें नेत्र गोलक के छोटा होने के कारण दोस्तों ये बाहर जा कर के किसी बिंदु पर मिलती हैं, ये रेटिना पर नहीं मिल पाती हैं फ्रेंड। तब भी यहाँ पर जो बनने वाला प्रतिबिंब होगा वो हमको क्लियर दिखाई नहीं देगा दोस्तों। तो फ्रेंड दो केस हैं कि कन्वर्जिंग पावर का कम हो जाना और दोस्तों क्या है, नेत्र गोलक का छोटा होना। दोनों ही केस में प्रकाश किरणें रेटिना पर नहीं मिल पाएंगी, बल्कि रेटिना के बाहर जाकर के किसी बिंदु पर मिलती हैं, तो बनने वाला प्रतिबिंब क्या होगा दोस्तों, धुंधला होगा। देखिए दोस्तों इसको और हम थोड़ा डिटेल से समझते हैं। दोस्तों कोई भी एक सामान्य जो व्यक्ति होता है जिससे दीर्घ दृष्टि दोष नहीं होता है, तो फ्रेंड ऐसे व्यक्ति के लिए जो होता है निकट जो बिंदु होता है जहाँ तक वो क्लियर देख सकता है दोस्तों, यह बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर फ्रेंड। यानी कि वस्तु जो मैक्सिमम पास की जो वस्तु है जिसको व्यक्ति बिना चश्मे के क्लियर देख सकता है, वो दूरी दोस्तों होती है 25 सेंटीमीटर, जिसे हम कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस या स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। तो फ्रेंड 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु को कोई भी व्यक्ति क्लियर देख सकता है, यानी कि सबसे निकटतम बिंदु जहाँ तक वस्तु क्लियर देख सकता है कोई व्यक्ति, उसका मान होता है दोस्तों 25 सेंटीमीटर। परंतु दोस्तों जो व्यक्ति
जो कि दीर्घ दृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिया से ग्रसित होता है वो 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस को क्लियर नहीं देख पाता दोस्तों। ये इतने पास की वस्तु को नहीं देख पाता है। इसके लिए निकटतम बिंदु क्या होता है दोस्तों, बढ़ जाता है, यानी कि कुछ दूर रखी वस्तुओं को देख पाता है। ये 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस को ये नहीं देख सकता, ये कुछ दूर तक की वस्तु को ही क्लियर देख पाता है। मान लीजिए इसके लिए निकटतम बिंदु 50 सेंटीमीटर दोस्तों, तो ये 50 सेंटीमीटर पास रखी किसी वस्तु को ही क्लियर देख सकता है। यदि कोई वस्तु 50 सेंटीमीटर से कम हो जाए, ठीक है दोस्तों, तो ऐसी वस्तु को यह व्यक्ति क्लियर नहीं देख पाएगा। तो दोस्तों 50 सेंटीमीटर एक पैमाना है जो मैंने मान लिया समझाने के लिए। तो किसी भी व्यक्ति के लिए निकटतम बिंदु कुछ भी हो सकता है जिसे दीर्घ दृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिया होता है दोस्तों। तो फ्रेंड इसको हम आगे समझते हैं कि इसका हम करेक्शन किस प्रकार से करेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ डायग्राम दिए गए हैं जिसमें समझाया गया है कि दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को हम आँखों का करेक्शन किस प्रकार से करेंगे। तो फ्रेंड देखिए, ये जो पहला डायग्राम है, ये जो पहला डायग्राम दिखाई दे रहा है आपको, ये डायग्राम है दोस्तों किसी सामान्य व्यक्ति की आंखों का जिससे दीर्घ दृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिया नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों ऐसा व्यक्ति किसी भी पास रखी वस्तु यानी कि 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु को स्पष्ट देख सकता है, क्योंकि प्रकाश किरणें चल करके आसानी से इसके रेटिना तक पहुंच जाती हैं। तो दोस्तों रेटिना पर हमको प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है। परंतु फ्रेंड ऐसा व्यक्ति जिसे हाइपरमेट्रोपिया है, ये ऐसे प्रतिबिंबों को क्लियर नहीं देख पाता। तो फ्रेंड ऐसे प्रकाश किरणों को ये क्लियर नहीं देख पाता। तो दोस्तों ऐसा क्यों होता है? ऐसी प्रकाश किरणें जो हाइपरमेट्रोपिया वाले व्यक्ति की आँखों में पड़ती है, तो फ्रेंड क्या होता है, ये प्रकाश किरणें रेटिना पर नहीं मिलती, बल्कि ये आँखों के बाहर किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, जाकर के मिलती हैं दोस्तों। तो रेटिना पर प्रतिबिंब प्राप्त नहीं हो पाने के कारण ही बनने वाला प्रतिबिंब दोस्तों कैसा होता है, धुंधला होता है। ठीक है दोस्तों। तो फ्रेंड इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका निवारण करने के लिए? तो फ्रेंड हमको क्या करना पड़ेगा, ये प्रकाश किरणें चूँकि बाहर जाके कट रही हैं, तो इनको हमको थोड़ा पहले इसको कटाना पड़ेगा, यानी कि इनको हमको रेटिना पर ही मिलाना पड़ेगा दोस्तों। तो इसके लिए फ्रेंड हम क्या करते हैं, इसके लिए हम एक आँखों के सामने उत्तल लेंस वाला चश्मा दोस्तों हम यूज़ करते हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है 3rd नंबर के डायग्राम में फ्रेंड। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जब उत्तल लेंस का चश्मा हम यूज़ करते हैं, तो ये जो उत्तल लेंस दोस्तों दिखाई दे रहा है, ये क्या करता है, प्रकाश किरणों को दोस्तों जो कि आँखों पर पड़ने वाली हैं, उनको ये कुछ मोड़ देता है। ठीक है दोस्तों, ये जो प्रकाश किरणें हैं जो कि आँखों में पड़ने वाली हैं, ये उत्तल लेंस इन प्रकाश किरणों को थोड़ा झुका देगा। ठीक है फ्रेंड। तो अब प्रकाश किरणें झुक करके जाती हैं और आँखों पर पड़ती हैं दोस्तों। तो अब जो प्रकाश किरणें जो बाहर जाके मिल रही थी किसी बिंदु पर, ये जाकर के अब रेटिना पर ही जाकर के मिल जाती हैं फ्रेंड। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें हो क्या रहा है, जो प्रकाश किरणें बाहर जाके कट रही थी, तो मैंने उत्तल लेंस यूज़ किया। तो दोस्तों उत्तल लेंस यूज़ करने के कारण ये प्रकाश किरणें आँखों के नेत्र लेंस पर पड़ने से पहले कुछ मुड़ करके चलती हैं। अब चूँकि पहले के कंपैरिजन में प्रकाश किरणें कुछ झुक चुकी हैं पहले से ही, तो दोस्तों ये किरणें जो कि पहले से कुछ झुक चुकी हैं, इसलिए अब ये जाकर के रेटिना पर ही मिलेंगी और रेटिना पर हमको क्लियर प्रतिबिंब प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों। तो फ्रेंड अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि ये उत्तल लेंस जो हम यूज़ करेंगे, क्या ये हर व्यक्ति के लिए सेम होगा? तो दोस्तों ऐसा नहीं है, ये हर व्यक्ति के लिए सेम नहीं होगा दोस्तों। ये जो उत्तल लेंस यूज़ करेंगे, इसका पावर हाइपरमेट्रोपिया व्यक्ति वाले दोष वाले व्यक्ति के लिए, सबके लिए अलग अलग होगा। क्योंकि फ्रेंड जो निकटतम बिंदु है और जितने भी व्यक्ति इस रोग से ग्रसित होंगे हाइपरमेट्रोपिया से, उनके लिए निकटतम बिंदु का मान सबके लिए अलग अलग होगा दोस्तों। किसी के लिए 50 सेंटीमीटर होगा, किसी के लिए यह 60 सेंटीमीटर होगा और किसी के लिए 70 सेंटीमीटर होगा। ठीक है फ्रेंड। तो जब भी हम ये उत्तल लेंस को यूज़ करेंगे चश्मे में, तो फ्रेंड इसको हम इस प्रकार से यूज़ करेंगे कि यह उत्तल लेंस उस व्यक्ति को ये फील कराएगा कि प्रकाश किरणें अभी बहुत पास से नहीं आ रही हैं, बल्कि ये उसके लिए जो बिंदु फिक्स है, जहाँ तक वो क्लियरली देख सकता है पास की वस्तु को, उस बिंदु से ही चल करके आ रही हैं।
आप इमेजिन कीजिए कि किसी व्यक्ति के लिए 50 सेंटीमीटर निकटतम बिंदु है दोस्तों। तो यहाँ पर जो हम उत्तल लेंस यूज़ करने वाले हैं दोस्तों, ये कैसा होगा दोस्तों, ये जो उत्तल लेंस है ये इस व्यक्ति को ऐसा फील कराएगा कि प्रकाश किरणें पास रखी, जो कि एक्चुअल जहाँ रखी है वस्तु यहाँ से चलकर नहीं आ रही है, बल्कि ये प्रकाश किरणें एन डैश, जो ये दिखाई दे रहा है हमको एन डैश, जहाँ मैं ये एरो बना रहा हूँ दोस्तों, तो ये प्रकाश किरणें एन से नहीं बल्कि एन डैश, जिसका मान कितना है 50 सेंटीमीटर, क्योंकि 50 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु को ये व्यक्ति क्लियर देख सकता है दोस्तों। तो ये उत्तल लेंस जो हम यूज़ करेंगे स्किल चश्मे पर, ये उत्तल लेंस उस व्यक्ति को ऐसा फील कराएगा कि प्रकाश किरणें पहला बिंदु जो है, जो एन है, ये एन से चल करके नहीं आ रही हैं दोस्तों, बल्कि कहाँ से चल के आ रही हैं, ये एन डैश से चल करके आ रही हैं। ठीक है फ्रेंड, तो दोस्तों ये तो हो गया हमारा दूरदृष्टि दोष। अब हम देखते हैं जरा दृष्टि दोष या प्रेसबायोपिया। फ्रेंड क्या होता है, जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती जाती है तो दोस्तों जो अंदर जो सिलियरी मांसपेशियाँ होती हैं, जो अंदर नेत्र लेंस के उत्तल लेंस को आँखों में समंजित करके रखती है या स्थापित करके रखती है दोस्तों, ये मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। और दोस्तों इन मांसपेशियों के कमज़ोर हो जाने पर जो इनकी समंजन क्षमता है ये कम हो जाती है। अर्थात दोस्तों जब प्रकाश किरणें पास रखी वस्तु से चलकर आँखों पर पड़ेंगी तो दोस्तों नेत्र लेंस को क्या होना चाहिए, इस नेत्र लेंस को दोस्तों ऐसा होना चाहिए कि ये अपना कर्वेचर कम कर ले दोस्तों, ताकि प्रकाश किरणें, चूँकि प्रकाश किरणें पास रखी वस्तु से होकर के चल के जा रही हैं, इसका मतलब दोस्तों यदि हम यहाँ पर चश्मा यूज़ ना करें तो ये प्रकाश किरणें रेटिना के बाहर जा कर के मिलेंगी, क्योंकि वस्तु पास रखी हुई है दोस्तों। तो दोस्तों होना क्या चाहिए, जो नेत्र लेंस का कर्वेचर है वो कम हो जाना चाहिए दोस्तों। कम होगा तो क्या होगा, प्रकाश किरणें कम झुकेंगी तो ये नेत्र के बाहर इनका प्रतिबिंब नहीं बनेगा, बल्कि रेटिना पर ही क्या होगा दोस्तों, प्रतिबिंब प्राप्त होगा। परंतु दोस्तों सिलियरी मसल्स के कमज़ोर हो जाने के कारण ये नेत्र लेंस अपने आप के कर्वेचर को कम नहीं कर पाएगा, अर्थात प्रकाश के अनुसार अपने आप को नेत्र लेंस समंजित नहीं कर पाएगा दोस्तों, क्योंकि सिलियरी मसल्स जो ये कार्य करती हैं वो कमज़ोर हो चुकी होती हैं। इस कारण अभी बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा दोस्तों, धुंधला होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इसे हम कहते हैं प्रेसबायोपिया या जरा दूरदृष्टिता या जरा दृष्टि दोष, जिसमें व्यक्ति पास रखी किसी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। परंतु दोस्तों इसमें रीज़न क्या होता है, इसमें कारण ये होता है कि सिलियरी मांसपेशियाँ जो होती है वो उम्र बढ़ने के साथ, आयु बढ़ने के साथ साथ वो कम हो जाती है दोस्तों। तो ऐसा व्यक्ति जिसे प्रेसबायोपिया है, वो निकटतम जो बिंदु होता है जिसका मान होता है 25 सेंटीमीटर को, ऐसी वस्तु जो कि 25 सेंटीमीटर पर रखी है उसको वह क्लियर नहीं देख पाता है दोस्तों। तो इसे हम कहते हैं प्रेसबायोपिया। अगला है दोस्तों, एक बात यहाँ पर ध्यान देनी चाहिए कि जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष और दीर्घ दृष्टि दोष दोनों होता है, ऐसे व्यक्ति के लिए चश्मे पर बाईफोकल लेंस का यूज़ किया जाता है। फ्रेंड बाईफोकल लेंस जो होता है उसमें अवतल और उत्तल लेंस दोनों लगा होता है दोस्तों। ऊपरी भाग पर अवतल लेंस होता है और निचली भाग पर उत्तल लेंस होता है दोस्तों। चूँकि उसे दोनों दोष है इसलिए दोनों ही लेंस उसके लिए यूज़ करना होगा। फ्रेंड अगला दोष है मोतियाबिंद। तो फ्रेंड क्या होता है, कभी कभी जब अधिक आयु के कुछ व्यक्ति जो होते हैं उनके नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दूधिया या धुंधला हो जाता है। अंदर का जो लेंस होता है नेत्र लेंस फ्रेंड, वो दूधिया हो जाता है या तो धुंधला हो जाता है दोस्तों, क्योंकि एज बढ़ने लगती है। तो एज बढ़ने के साथ साथ मांसपेशियाँ कमज़ोर होती जाती हैं और अंदर का लेंस क्या होता है, वो धुंधला हो जाता है। तो दोस्तों ऐसा जो व्यक्ति होता है जिसके नेत्र लेंस का दूधिया हो जाना होता है या लेंस जो है वो धुंधली हो जाती है, तो दोस्तों नेत्र की दृष्टि में कमी हो जाती है या पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय हो जाता है। तो दोस्तों इसे हम कहते हैं मोतियाबिंद। दोस्तों मोतियाबिंद का जो उपचार है वो शल्य चिकित्सा के द्वारा किया जा सकता है। तो फ्रेंड इस तरह से हमारा ये ख़त्म हुआ दृष्टि दोष और उसके निवारण। तो फ्रेंड हमने मुख्यतः 3 प्रकार के दृष्टि दोष देखे थे, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और प्रेसबायोपिया जिसे हम कहते हैं जरा दृष्टि दोष।
तो फ्रेंड निकट दृष्टि दोष में हम निकट की वस्तु को देख पाते हैं, दूर की वस्तु को नहीं देख पाते हैं, और इसका निवारण करने के लिए हम अवतल लेंस का यूज़ करते हैं दोस्तों। उसी प्रकार दूर दृष्टि दोष में हम दूर की वस्तु को देख पाते हैं परंतु निकट की वस्तु को नहीं देख पाते हैं, और इसका निवारण करने के लिए हम उत्तल लेंस का उपयोग चश्मे के रूप में करते हैं। अगला है दोस्तों प्रेसबायोपिया, जरा दृष्टि दोष, जिसमें सिलियरी मसल जो है कमज़ोर हो जाती हैं और नेत्र की संवेदन क्षमता कम हो जाती है, जिसके कारण पास रखी वस्तु को व्यक्ति क्लियरली नहीं देख पाता है, तो इसे हम कहते हैं प्रेसबायोपिया दोस्तों। अगला है दोस्तों यहाँ पर जिसे दोनों दोष होते हैं तो इसके लिए बाइफोकल लेंस का यूज़ किया जाता है, और आखिरी दोष है मोतियाबिंद। फ्रेंड इन सब के अलावा एक दोष और होता है जिसे हम कहते हैं वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस। तो फ्रेंड ऐसे कंडीशन में क्या होता है, जो व्यक्ति होता है वो रंगों के वर्ण क्रम को समझ नहीं पाता, उसे अलग अलग रंगों को देखने में दुविधा होती है, तो इसे कहते हैं क्या, वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस। फ्रेंड ये जो कलर ब्लाइंडनेस दोष होता है ये जन्म से ही होता है। ये जन्म जब व्यक्ति पैदा होता है, कोई मनुष्य पैदा होता है, तो दोस्तों ये जन्म के साथ साथ ही ये दोष उसमें रहता है दोस्तों। तो फ्रेंड ये हो गया नेत्र के दोष और उसका निवारण। थैंक यू।